समझ कर इन्वेस्ट कर। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर इस वक्त, और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था, अब बारी है आज की खास चर्चा की। और खास चर्चा में आज बात की सत्ता संघर्ष में किसने कितना दम लगाया, किस पक्ष ने, किस नेता ने किस तरह से प्रचार किया, कितना परिश्रम किया, इन सभी चीजों पर कि किस तरह से ये परिश्रम हुई, किस तरह से मेहनत की गई इस प्रचार में। तो लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के प्रचार के बाद चुनावी शोर तो पूरी तरह से थम चुका है। कल आखिरी फेज का वोट भी डाले जाएंगे। 40 से 47 डिग्री तापमान रहा इस बीच में। 97 करोड़ मतदाताओं के बीच 75 दिनों का चुनावी सफर आसान तो नहीं था। बीजेपी और एनडीए के स्टार प्रचारक की भूमिका निभाने के बाद पीएम मोदी अब कन्याकुमारी में 45 घंटे के व्रत में हैं। कन्याकुमारी के प्रसिद्ध ध्यान मंडपम में पीएम मोदी ध्यान कर रहे हैं, जहां कभी स्वामी विवेकानंद ध्यान लगाने के लिए बैठा करते थे। 100 साल पहले पूरे देश के भ्रमण के बाद स्वामी विवेकानंद यहीं पर पहुंचे थे, जहां पर मोदी पूरे देश में 206 चुनावी सभाएं और रोड शो करने के बाद पहुंचे हुए हैं। कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद ने कभी विकसित भारत का सपना देखा था। इसी शिला पर पीएम मोदी अपने विकसित भारत के संकल्प को जीवन में उतारने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी कोशिश में प्रधानमंत्री अभी वहां पर हैं। तो लोकतंत्र के इस महान उत्सव को लगभग सभी पार्टियों ने पूरे जोश और उत्साह से मनाया, जो बहुत अच्छी बात कही जा सकती है भारतीय लोकतंत्र के लिए। चिलचिलाती धूप के बावजूद जनता भी, उसकी भी सराहना करनी होगी, जबरदस्त भागीदारी की जनता ने, सुनिश्चित की अपनी भागीदारी। तो भारत के लोकतंत्र की ये मिसाल तो शायद ही दुनिया में कहीं और देखने को मिले। लेकिन पिछले 10 वर्षों में पीएम मोदी के चुनावी जनसंपर्क ने जनता दर्शन रैलियों के जोश को 2 गुना कर दिया है, और इसीलिए लोगों की भागीदारी भी बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। कहीं ना कहीं इसका असर है। 16 मार्च को चुनाव आयोग की घोषणा के बाद पूरे देश में पीएम मोदी ने 206 बड़ी रैलियां और 28 रोड शो किए हैं। 80 से ज्यादा इंटरव्यू भी दिए। दर्जनों इवेंट्स के जरिए लोगों में अपने 10 साल के रिपोर्ट कार्ड और चुनावी मुद्दे रखे। 2019 की बात कीजिए तो 68 दिनों का था वो चुनाव प्रचार, जिसमें पीएम मोदी ने 142 रैलियां की थी। इस बार 75 दिनों में 206 रैलियां की। स्टार प्रचारक के रूप में एनडीए में पीएम की उपस्थिति हर उम्मीदवार की पहली पसंद होती थी। उनको लगता था पीएम हमारे यहां जरूर आ जाएं एक बार। दूसरे दलों के लिए भी जनसंपर्क उतनी ही बड़ी चुनौती थी। राहुल गांधी ने भी 107 रैलियां और रोड शो किए हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा की बात कीजिए, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, 100 से भी ज्यादा रैलियां इन लोगों ने भी की। तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 69 रैलियां और रोड शो किए हैं। और अरविंद केजरीवाल, बहुत कम दिन मिला था प्रचार के लिए, फिर भी 40 से ज्यादा रोड शो कर डाले और रैलियां भी बहुत सारी की। बीजेपी के स्टार प्रचारकों में अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ ने देश भर में रैलियां और रोड शो किए। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की बात कीजिए, 200 रैलियों का उन्होंने दावा किया है कि हमने तो पूरे बिहार को छान लिया। वहीं नीतीश कुमार सहित बीजेपी के नेताओं ने भी बिहार में 500 से भी ज्यादा जनसभाओं को संबोधित किया। छोटी बड़ी इसमें सब शामिल हैं। अपनी अपनी जीत को लेकर हर पार्टी आश्वस्त होने का दावा तो कर रही है, लेकिन जनता का मन जीतने में आखिरकार सफल हुआ कौन है, ये तो 4 जून को पता चलेगा। ये देखना बाकी है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से ये पूरा का पूरा जो चला है प्रचार, उसमें किसने कितना दम लगाया है। आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़ गए हैं, और हमारे साथ खास मेहमान भी आज जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। हमारे साथ जुड़ चुके हैं एसएन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता भी जुड़ रही हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का इस चर्चा में। मैं विनोद जी के जरिए शुरुआत कर लेता हूं, चर्चा को विस्तार देता हूं। विनोद जी, जिस तरह से कि ये पूरा का पूरा प्रचार चला 75 दिन, ये भी अपने आप में, हालांकि देखिए इससे भी ज़्यादा दिनों में चुनाव हुए हैं। जब आप शुरू में 1952 वगैरह के चुनाव की बात कीजिए तो उसमें तो कई महीने तक चुनाव चले थे, लेकिन फिर भी हाल में इतना लंबा चुनाव, ये मुझे लगता है कि सबसे लंबा चुनाव रहा है हाल में। जिस तरह से कि सभी ने परिश्रम की पराकाष्ठा की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है तो विपक्षी नेताओं ने भी की है, लेकिन बात फिर वही कि कौन कितना लोगों को, किस तरह से लोगों के मन को छूने की कितनी कोशिश की है, लोगों के मन में क्या बिठा पाने में सफल हुए हैं,
नतीजा 4 जून को आएगा। लेकिन फिलहाल हम ये बात कर सकते हैं कि किसने कैसा आउटरीच किया। लालचंद जी, अगर मैं आपकी रिपोर्ट से आऊं और अभी हम दिखा रहे थे और जो विजुअल हम देख रहे थे कन्याकुमारी का और प्राइम मिनिस्टर के मोदी का वहां के यात्रा में अपने इलेक्शन के पूरे जो जनसंपर्क अभियान था उसके बाद का, तो ये भारत में ही संभव है जी। ये अद्भुत भारत की जो एक अद्भुत छटा है वो हम देखते हैं कि इतने दिनों का ये 75 दिनों की इतनी बड़ी रैलियां, आप ये अंदाजा कर सकते हैं 40, 45, 50 डिग्री टेम्परेचर में, और उसके बाद वहां लाखों लोगों की भीड़, लाखों लोग सुनने के लिए आ रहे हैं अपने अपने नेता और अपने अपने नेताओं के भाषण को समझने के लिए आ रहे हैं, और ये एक जनता का दर्शन भी एक तरह से आप कहें तो नेताओं को भी मिल रहा है। बिल्कुल। तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी में आप इसको एक बड़ा संघर्ष कह सकते हैं कि लगभग सभी पार्टियों ने एक तरह से इसकी कवायद की है। लेकिन इसके साथ में जब आप पीएम मोदी को देखते हैं तो वो एक पड़ाव पे आके जब वो ठहरते हैं, और पिछली बार आपने देखा कि 2019 में वो केदारनाथ गए थे और लगभग इतने ही दिनों घंटे की वहाँ भी एक साधना में वो बैठे हुए थे केदारनाथ के उस गुफा में। और ये इस बार अगर पीएम मोदी कन्याकुमारी में है तो उसका भी कुछ न कुछ तो मतलब होगा। तो भारत की जो ज्ञान परंपरा और संत की परंपरा है, उस परंपरा में आप देखिए कि अध्यात्म और चिंतन का एक बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। देश ने शायद कुछ सेकुलरिज्म के बहस में और कुछ अटपटे बहस में इन सब चीजों को लगभग एक बार भुला दिया था, जो 10 साल के बाद इस टेन्योर में हम आपको देखने को मिल रहा है। यह भारत की संस्कृति है कि केरल से निकला हुआ एक सन्यासी कभी पूरे चारों धाम 4 मठ का स्थापित करता है। उसके बाद अगर आप ये देखिए कि स्वामी विवेकानंद, बंगाल का एक युवक, किस तरह से उत्कृष्ट भारत का एक संकल्प लेके इस शिला पे जब वो बैठे थे 100 साल पहले, तो उनके मन में वही विकसित भारत का था। और वो विकसित भारत का जो सपना देखे थे, उसी शिला पे बैठ के जो पीएम मोदी 45 घंटे का जो ध्यान कर रहे हैं, प्रेरणा वही है विकसित भारत का, भव्य भारत का। तो ये सारी चीजें जब आप देखते हैं तो इस चुनाव की चर्चा के बीच में इसकी भी चर्चा है। कांग्रेस पार्टी अभी इलेक्शन कमीशन गई थी परसों की पीएम के इसका ये वहां पे जाने का मतलब प्रचार ही है। अब ममता बनर्जी का आपने देखा, अभी ममता बनर्जी ने किस तरह से इसके तरह रिएक्ट किया है। लगभग सभी पॉलिटिकल पार्टी इसको अपने अपने तरीके से रिएक्ट कर रही हैं। लेकिन जिनको भारत पता है, जिनको भारत का दर्शन पता है, वो इस बात से जरूर खुश हुए हो रहे होंगे कि विवेकानंद की इस स्मृति को अगर पीएम मोदी ने चुनाव के बाद 45 घंटे वहां साधना से फिर से जीवित किया है, तो ये भारत के लिए गर्व की बात है। बिल्कुल बिल्कुल, ये गर्व की बात है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता के पास मैं आकर के ज़रूर पूछूंगा कि भाई आपत्ति क्या है, कौन सी चीज़ का उल्लंघन हुआ है, क्यों आपत्ति है। लेकिन मैं एसएन सिंह जी के पास पहले चलता हूँ। आज एसएन सिंह जी, ये बात उठ रही है कि देखिए कहीं ना कहीं जो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार किया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी लोगों तक पहुंचने की कोशिश में, प्रधानमंत्री की ये कोशिश है कि प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया कि भाई कन्याकुमारी में जाकर के वो बैठेंगे, कन्याकुमारी में जाकर के ध्यान लगाएंगे। ये कहीं ना कहीं जिस तरह से आपने क्या विपक्ष को, जिसे कहते हैं कि अगर मैं क्रिकेट की भाषा में कहूं, गुगली लास्ट मिनट में फेंक देते हैं आप लोग, क्या जिससे विपक्ष को आपत्ति हो जाती है? देखिए लालचंद जी, ये कितना सनातन विरोधी विपक्ष है, कितना धर्म विरोधी विपक्ष है, इससे ही आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई अपने धार्मिक, कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप धार्मिक अनुष्ठान मत करिए, धार्मिक यात्रा पर नहीं मत जाइए। आप जाइए, खुद तो मंदिर जाते नहीं है, अगर कोई मंदिर जाता तो उस पर सवाल उठाते हैं। आज अभी हमारे बड़े भाई मित्र ने विश्लेषक के तौर पे सारी बातों को कहा, चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई और इसको भी हम जोड़ते हैं। देखिए पूरा चुनाव ही धर्म और अधर्म का रहा, और आज भी धर्म और अधर्म की बात हो रही है। जहां जहां धर्म की बात होती है वहां वहां लोग, भारत के लोग धर्म के साथ जुड़ जाते हैं। आप बताइए, हमारे यहाँ जब हनुमान जी लंका में भी जाते हैं तो कहा गया प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राग कौशलपुर राजा। हम किसी शुभ कार्य में जाते हैं तभी वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्य। तो इस तरह की बहुत सारी बातों को करके हम जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी, लगभग आपने ही बताया कि वो 75 दिनों में 206 रैलियां करते हैं और बहुत सारे जगहों पे वो 28 रोड शो करते हैं, 70-80 इंटरव्यू देने का कार्य करते हैं, परिश्रम करते हैं, विकसित भारत बनाने का संकल्प लेते हैं। तो जिस संकल्प के साथ आज आध्यात्मिक दौरा
आदरणीय प्रधानमंत्री जी का शुरू हुआ है, वहां से जहां स्वामी विवेकानंद जी वो आध्यात्मिक दौरा शुरू किए थे, तो निश्चित तौर पे आज विपक्ष को घबराहट नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं फिर वही कहूंगा, वही धर्म और अधर्म की बात है। स्वयं अधर्म के रास्ते पे चलेंगे, प्रधानमंत्री जी को गाली देंगे, लव जिहाद चलाने की बात करेंगे, वोट जिहाद चलाने की बात कहेंगे, 70% हो गए, 30% वालों को मार के फेंकने की बात करेंगे, और कोई व्यक्ति 30 इससे भी सुंदर एक बात मान के चलिए, मैं लौटता हूं आपके पास और शक्ति 10 सेकंड और जी 10 सेकंड, बेशक बाद में समय मत दीजिएगा। एक बहुत बड़ी बात आपसे बताने जा रहा हूं। भारत में जब आप अलौकिक शक्तियों के पास जाते हैं, साधना केंद्रों में जाते हैं, किसी शक्ति केंद्र में जब आप जाते हैं, तो संपूर्ण भारत से एक साथ जुड़ जाते हैं। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में जितने रहने वाले लोग हैं वो सभी उन अलौकिक शक्तियों से जुड़ जाते हैं। यही भारत की सबसे अच्छी परंपरा है, यही भारत की अच्छी पहचान है, जिसको लेकर आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहां गए। निश्चित तौर पर सबको कहीं ऐसा चुनाव आयोग या चुनाव मैं भी वही बात कह रहा था, यात्रा नहीं कर सकते, आप धर्म पे नहीं जा सकते। मैं वही बात कह रहा था, धर्म से भय किसको लगता है? अधर्म वाली शक्तियों को। जहाँ पूजा पाठ होगा वहाँ आसुरी शक्तियों सारिका सिंह जी के पास जाने दीजिए। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को भी किसी नाते भय लग रहा है, हमारे विपक्ष को भी। सारिका सिंह जी, सबसे पहली बात ये कि प्रधानमंत्री ने अगर ऐसा कुछ आध्यात्मिक शांति के लिए अपना फैसला किया, कौन सी चीजों का उन्होंने उल्लंघन किया जो आप लोग चुनाव आयोग तक पहुंच गए? एक तो ये जवाब दीजिएगा। दूसरी बात ये कि अगर ऐसा कुछ प्रधानमंत्री करते हैं, ऐसा ही कुछ इससे मिलता जुलता कुछ कांग्रेस के कोई नेता करें, विपक्ष के कोई नेता करें, किसने रोका है? कौन सा नियम रोकता है? मुझे बताइए सारिका सिंह जी। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं जो राजनीतिक विश्लेषक बोल रहे थे उनकी बात के अंदर एक करेक्शन करना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद नहीं, अभी चुनाव चल रहा है। चुनाव के बाद अगर करते तो ऑब्जेक्शन की कोई बात नहीं थी, लेकिन अंतिम चरण का चुनाव से पहले ऑब्जेक्शन किस नियम के तहत है? नहीं आप नहीं, मैं मेरी बात पूरी करिए, करने दीजिए मुझे। ठीक। तो चुनाव अभी चल रहा है। दूसरी बात कि देखिए, बिल्कुल धर्म एक बहुत व्यक्तिगत मामला है। धर्म हमें पूरी, हमारा संविधान, हिंदुस्तान का संविधान हमें ये इजाजत देता है, हमें अधिकार देता है कि हम हमारी इच्छा शक्ति के हिसाब से धर्म का पालन करें, अपने इष्ट देव की आराधना करें और अपने रीति से उसका पालन करें। इसमें हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आज के दिन इस हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे संत, मुनि, महात्मा हिमालय की गोद में और देश के विभिन्न कोनों में अपने ध्यान में मग्न हैं। तो कितने कैमरे उनको दिखा रहे हैं कि वो ध्यान कर रहे हैं और इस देश के लिए वो दुआएं मांग रहे हैं, इस देश की खुशहाली के लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं। पहली बात कि आप चारों तरफ कैमरे लगा करके 24 घंटे आप प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, टीवी पे अपने आप को प्रदर्शित करके आप अगर कोई आराधना कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये सिर्फ और सिर्फ वोट लेने का, वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने का एक माध्यम मात्र है। दूसरी बात, जो बीजेपी के देखिए, शांति से सुनिए, मैंने बिल्कुल हम सब सुन रहे हैं, आप बोलिए। दूसरी बात कि जो बीजेपी के प्रवक्ता अभी कह रहे थे विकसित भारत बना रहे हैं, और इससे पहले मैं एक चीज और ऐड करूंगी कि आप जो कह रहे हैं कि कितने, कौन रोक रहा है ये सब करने के लिए? अपने हिसाब से आप अपने जो आप चाहते हैं वो आप इस देश में करें, सबको आजादी है, बिल्कुल आजादी है। राहुल गांधी ने भी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 4,500 किलोमीटर की पैदल यात्रा की थी। ठीक है। उसके बाद में अभी बहुत रिसेंटली जनवरी में उन्होंने मणिपुर से स्टार्ट करके बंबई तक की फिर यात्रा की। बिल्कुल। तो अपना अपना तरीका है, लेकिन वो किसी भी चुनावी अपने तरीके या वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए नहीं की थी। आप चुनाव के अंतिम चरण में जब साइलेंट पीरियड है, उस दौरान आप किसी जगह पर जाते, और फिर आपने एक चीज का मैं और व्यक्तिगत मेरा ऑब्जेक्शन आपको बताती हूँ कि आपने किस जगह को चुना? विवेकानंद केंद्र को। अगर विवेकानंद जी को हम थोड़ा सा भी जानते हैं, हालांकि वो व्यक्तित्व तो इतना विराट है कि हमारी कैपेसिटी से बाहर है उनको जानना, लेकिन अगर हम उनके संदेश को पढ़ें, उनके जो भाषण उन्होंने दिया उसको पढ़ें, तो उसकी एक भावना निकलती है, सर्वधर्म संभाव। हिंदुस्तान में कभी भी सांप्रदायिकता, वैमनस्य इसकी जगह कभी नहीं। ये सब कुछ आप तय कर देना चाहते हैं पीएम मोदी के लिए, है ना? उन्होंने पीएम के लिए ये सब कुछ आप तय कर देना चाहते हैं। बीच में नहीं, कहां नहीं, बीच में बोलने वाली बात नहीं है। आपको हमने अनइंटरप्टेड सुना है। बिल्कुल, मुझे समय दीजिए, आप मेरी बात कहने दीजिए।
जी, देखिए, पूरी कीजिए, जब एक प्राइम मिनिस्टर 75 दिन के जब शुरू हुआ, 75 दिन का जो चुनावी संघर्ष ये चला, उसमें एक दिन जो 200 रैली आप बता रहे हैं, उसमें एक रैली ऐसी नहीं गई जब हमारे प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में सांप्रदायिकता फैलाने का, वैमनस्य फैलाने का, चाहे वो कांग्रेस आपका आरक्षण ले लेगी, मुसलमानों को दे देगी, आपका मंगलसूत्र ले लेगी, मुसलमानों को दे देगी, आप इनके मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग की बू आती है, ये आपकी जगह ले लेंगे, ये आपके मंदिर पे बुलडोजर चला देंगे। ठीक है, इनका इस तरीके का भाषण जो व्यक्ति करता है, अब मुझे जवाब लेने दीजिए, जाकर के साइलेंट पीरियड में जाकर के वो ध्यान का ढोंग करता है, तो इस पर आपत्ति इस देश को होनी चाहिए। मुझे लगता है कई बातें जो आपने कही, हालांकि एसएन सिंह जी जवाब देंगे, ये बड़ा कहना आसान होता है कि धर्म व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला या व्यक्तिगत प्रैक्टिस का मामला। इसी देश में ना धार्मिक प्रचार का बाकायदा अधिकार दिया हुआ है, प्रचार कीजिए, प्रसार कीजिए। व्यक्तिगत मामला ही होता तो प्रचार प्रसार करने का अधिकार क्यों दिया जाता? मैं आता हूं, लौट कर आता हूं, आपके पास लौटूंगा। काउंटर कीजिए, छोटा सा काउंटर एसएन सिंह जी आप कीजिए, उसके बाद विनोद जी के पास। लालचंद जी, टीवी में बहुत कम समय होता है, मैं बहुत संक्षिप्त में जवाब देता हूं अपनी बहन का। पहले तो हम पे इल्जाम है कि चोर को क्यों चोर कहा, क्यों सही बात कही, काहे ने कुछ और कहा। इतना ही तो प्रधानमंत्री जी ने तो हर जगह बताने का कार्य किया और कुछ भी नहीं किया, शॉर्टकट में समझ जाएंगे। दूसरी 3 बातों का यहाँ जिक्र होगा। पहले इन्होंने कहा कि धर्म व्यक्तिगत आस्था का केंद्र होता है, वो क्या प्रधानमंत्री जी पर लागू नहीं होता है कि प्रधानमंत्री जी कहीं जाए। दूसरी बात, कांग्रेस के जितने बड़े नेता, राहुल गांधी जी, आदरणीय सोनिया जी, आदरणीय प्रियंका जी भी चुनाव के दौरान जिस दिन नॉमिनेशन राहुल जी का हो रहा था, क्या वो मंदिर या कहीं पे नहीं गए? जो गए उसके लिए प्रतिबंध लगा देना चाहिए। चुनाव के समय गए, चुनाव के बाद उनको मंदिर जाना चाहिए। या कांग्रेस के जितने बड़े नेता हो, दिग्विजय सिंह हो, कोई भी हो, वो अगर मंदिर गया है तो सब वो दिखावे का कार्य किए हैं। ये बार बार ऐसा क्यों करते? ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। तीसरी बात एक और सुन लीजिए हमारी बात को, कि देखिए भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये भारत की संस्कृति है, ये भारत की सभ्यता है कि हम कोई भी कार्य अपना शुरू करते हैं और कोई भी कार्य जब समाप्त करते हैं तो हम भगवान का नाम लेते हैं। अब भगवान का नाम लेने पे भी क्या कांग्रेस रोक लगाने का कार्य करे? ठीक है, कहां लिखा हुआ है? चुनाव आयोग की कौन सी गाइडलाइन है जिसमें आप मंदिर नहीं जा सकते हैं? 5वीं छोटी सी बात, देखिए आप कैमरे की बात करें, भाई मछली खिला के कैमरे को आप आकर्षित कर रहे हैं, आप गाली देके कैमरे को आप आकर्षित कर रहे हैं। ठीक है, धर्म के द्वारा अगर कैमरे लौटता हूं आपके पास, ठीक है, कि अधर्म के द्वारा कैमरे का आकर्षण, ठीक, आप अधर्म फैलाकर कैमरे का आकर्षण करती हैं। ठीक, लौटूंगा आपके पास, लौटूंगा फिर अगर बाकी जवाब के लिए परंपराओं को बढ़ाकर करती है तो कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक, विनोद जी अब भी कांग्रेस प्रवक्ता सारिका सिंह जी ने तमाम बातें रखी। देखिए, मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारी चीजें कहने में अच्छी लगती हैं कि धर्म व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला है। नहीं, हम जानते हैं कि धर्म के प्रचार का बाकायदा जो है ना अधिकार दिया गया। हमने ये भी देखा है बीच चुनाव में मस्जिदों से फतवे जारी किए गए पार्टियों के पक्ष में, प्रधानमंत्री के पक्ष में, कि इनके पक्ष में मतदान कीजिए। ये सब भी हमने इस देश में देखा है कि नहीं देखा है? ऐसे में विपक्ष की ये आपत्ति कहां ठहरती है? अगर प्रधानमंत्री अपने लिए कुछ फैसला निजी तौर पर लेते हैं कि मुझे वहां जाकर ध्यान लगाना है, तो विपक्ष की आपत्ति कहां ठहरती है? ये देखिए, दोनों प्रवक्ता विद्वान हैं। सारिका मैडम ने जो सवाल उठाया उसका जवाब तो अभी देने के लिए सिंह साहब काफी अपने सक्षम हैं जी। मुझे उसकी पैरवी नहीं करनी है। मेरा सवाल सिर्फ इतना ही था जो हम लोग अपनी इसमें आज डिस्कशन चाह रहे थे, सारिका मैडम आई हुई थी, तो वो सिंपल सी बात है कि जब आप कह रहे थे लाइट कैमरा एक्शन की बात, मैडम मैं याद दिला दूं कि जो डिफरेंट चैनल हैं यहाँ भारत में, चाहे वो दक्षिण के हों, उत्तर के हों, पूरब के, पश्चिम के हों, प्रिंट मीडिया हों, लगभग 80 पीएम मिनिस्टर मोदी का इंटरव्यू हुआ है। और इस दौर में राहुल गांधी ने सिर्फ एक इंटरव्यू दिया है, सिर्फ एक टिक टैक। किसने रोका था राहुल जी? किसने रोका था आपको? सारे टेलीविजन वाले, हम भी लाइन में लगे थे कि हमें भी इंटरव्यू मिल जाए। किसने रोका था? आप जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस आप करते रहे, मल्लिकार्जुन खड़गे ने 50 प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अरविंद केजरीवाल, जिसको वीडियो संदेश कहते हैं, उसको पीसी का ही नाम देते हैं, देश के नाम संदेश देते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कह देते हैं उसको। तो इस तरह की चीजें मीडिया में हर कोई अपनी बात रखता है, लेकिन आप इस चीज को समझिए, इस चीज को समझने की जरूरत है। आप दोनों आरोप प्रत्यारोप की बात करेंगे, इस देश में महात्मा गांधी के बाद कोई भी एक जननायक के रूप में अगर आप देखते हैं जिसने जन आंदोलन को स्पिरिट किया है, तो महात्मा गांधी के बाद वो प्राइम मिनिस्टर मोदी है। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान की बात कही थी, तो उसमें सारे लोगों ने, देश ने स्वच्छ भारत करके दिखा दिया था।
प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उज्ज्वला स्कीम से पहले गैस छोड़ने की बात कही थी, सब्सिडी गैस का। करोड़ों लोगों ने भारत में अपने गैस सिलेंडर छोड़ दिया था, जिसके बाद वो गरीब लोगों को सिलेंडर मिला था। प्राइम मिनिस्टर मोदी लक्षद्वीप गए थे इसी लाइट कैमरा एक्शन में, और उसके बाद देखिए कि मालदीव का क्या हालत हुई और किस तरह से उसने रिएक्ट किया था। पूरा क्षेत्र हिल तो गया था। आप देखिए कि वो इस देश में जब एक मोदी कोई स्टेप लेते हैं, कहीं पहुंचते हैं, उसका इंपैक्ट क्या होता है। ये कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, देश की सबसे पुरानी पार्टी है। ये समझने की जरूरत है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के इस यात्रा के साथ एक ऑब्जेक्टिव भी होता है। स्वामी विवेकानंद के वहां 3 दिन रुकने और ध्यान करने की बात कुछ किताबों में होगी, लेकिन नई पीढ़ी के लिए यह चेतना की बात है, नई पीढ़ी के लिए एक आदर्श स्थापित करने की बात है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी 75 दिन के पूरे सघन चुनाव प्रचार के बाद अगर कहीं जाते हैं तो वो विवेकानंद के उस मेमोरियल पे जाते हैं, उस जगह जाते हैं, ध्यान केंद्र पे जाते हैं कि जहां स्वामी विवेकानंद ने आत्मचिंतन किया था, विकसित भारत का एक तरह से सपना देखा था। सारिका सिंह जी, आप जो सवाल उठा रहे हैं, मैं ये कहूंगा कि ये सवाल अगर मान लीजिए धान रोपाई के वक्त आपका 4 कैमरा लाइट कैमरा एक्शन के साथ होता है, धान रोपाई करते हुए वीडियो शूट होता है, तो आप ये जब बात उठाते हैं तो क्या इस बात में दम आती है कि लाइट कैमरा एक्शन नहीं होना चाहिए, कैमरा नहीं होना चाहिए? दूसरी बात ये कि जब मस्जिदों से फतवे तक जो है चुनाव इलेक्शन में जारी करवा लिए गए इस देश में, उसके बाद ये सब चीजें ठहरती हैं, लोगों के मन में जगह बना पाएंगी? आपकी ये आपत्ति? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो आचार से एक संदेश देने का जो एक परंपरा है जी, जब हमारे देश में अकाल पड़ा था तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने परिवार सहित पूरे देश को ये एक संदेश दिया था कि मैं अब से एक वक्त का भोजन करूंगा। ठीक है। तो ये इस तरीके की बातें कि मोदी जी क्या प्रचार करना चाहते हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं, वो हम 10 साल में देख रहे हैं। रही बात मीडिया की, तो मैं आपसे ये कहती हूँ कि पिछले 2 दिन में तकरीबन मैं कम से कम 5-6 जब से उनका ये शुरू हुआ है, 5-6 मैं डिबेट्स में जा चुकी हूँ। मैं मीडिया से ये पूछना चाहती हूँ, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब मणिपुर जल रहा था तो आपने कितनी डिबेट करी? इस देश में हमने किए हैं, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष संदेश खाली पर चुप रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष, आपने क्योंकि मीडिया से पूछा इसलिए हम जवाब देना बनता है। आपको पूरा मौका देंगे, आप रखिएगा पूरी बात, लेकिन आपने सवाल पूछा इसलिए कह रहा हूं कि मणिपुर में भी हमने डिबेट किए हैं, संदेश खाली पर कांग्रेस अध्यक्ष चुप रहे हैं। आप पार्शियलिटी मत करिए, नहीं पार्शियलिटी नहीं, बदनाम है क्योंकि आपने मीडिया से सवाल पूछा, बाकी बातों का जवाब एसएन सिंह देंगे। मैं खुद इस चीज का गवाह हूं। लालचंद जी इतना कठोर सवाल एसएन सिंह जी आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले सारिका जी की बात पूरी होने दीजिए। सारिका जी पूरी बात सुनिए। हाँ, तो अच्छा, इस देश का आज 70 करोड़ जो युवा है वो बेरोजगार है। मीडिया उसके ऊपर कितनी बात करता है? जंतर मंतर पर हमारी बहनें बैठी रही, मीडिया ने कितनी बार बात की? 750 किसान शहीद हो गए, 378 दिन किसानों का आंदोलन चला, मीडिया कहां दिखा रही है? रोज इस देश के अंदर हर तरह की घटना, कभी उन्नाव की घटना, कभी इतनी चीजें, कहां मीडिया गया? एक मोदी जी ध्यान केंद्र करने के लिए, और वो भी आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए साइलेंट पीरियड के अंदर वो जाकर के कैमरे लेकर के 3000 सैनिक लेकर के, सुरक्षा कर्मी लेकर के वो वहां गए हैं। हम लोग को लग रहा था कि किस बात का खतरा है? उनको किस बात का खतरा है कि वो इतना लवाजमा लेकर? आप ध्यान करने अपने घर में जाइए ना, बैठिए। मेरा घर है, आप कह रहे हैं धर्म की स्वतंत्रता, मेरा घर है ना, मैं यहाँ पर बैठ करके ध्यान करूं, लेकिन मैं इस ध्यान को सिर्फ और सिर्फ मेरे धर्म को, वोटर्स, क्योंकि अभी तक चुनाव बाकी है, और जैसा कि हम जानते हैं कि जहां पर वो बैठे हैं, ठीक है, विवेकानंद सेंटर में कन्याकुमारी में बैठे हैं, वहां से वेस्ट बंगाल की जो 9 सीटों के ऊपर इलेक्शन बाकी है, वहां से वो वोटर्स मैं एसएन सिंह जी से जवाब लेता हूं, पूरा प्रयास कर रहे हैं। एसएन सिंह जी से जवाब लेता हूं। नहीं, एक बार मुझे और जोड़ दीजिए, एक बार उनको जोड़ने दीजिए, 10 सेकंड का। और रही बात, आप जो विकसित भारत की बार बार बात कर रहे हैं, कौन से विकसित भारत की बात कर रहे हैं? जिसके अंदर 750 किसान गोली से मर गए। यही सब मुद्दा शुरू में उठाते ना, क्यों उठाए? संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में। मैं जवाब लेता हूं। आपने मीडिया के ऊपर तमाम बातें डाल दी सारिका जी, मैं यही कहूंगा। लाल जी मैं सिर्फ एक बात जोड़ लीजिए, आप एसएन सिंह के पास जाइएगा। सारिका जी, आपके सारे प्रवक्ता आके 750 किसानों का एक कहां से ये डेटा आता है? एक बार 750 किसानों का आप एक बार लिस्ट जारी कर दीजिए। मैं वही कह रहा हूं, डेटा कहां से आ गया? आप हर थाने में, पंजाब के थाने में एक एफआईआर करवा दीजिए, और आपको पता तब होगा कि ये 750 लिस्ट
3 साल से हम लोग सुन आपको रहे हैं, सारी 5 डिटेल्स किसान का AICC नाम के आप लोग नहीं पोर्टल दे पर पाए मिल आज जाएगी। तक। सही तो बात। क्या आपके आपको एजेंडे पे ये AICC के टेलीविजन पोर्टल चैनल पर- और सारे ठीक है, लोग काम ठीक है। करेंगे? एहसन सिंह जी, AICC के एहसन सिंह पोर्टल जी। पर आपको सारी एहसन सिंह सूचना जी। मिल जाएगी। अब सुन लीजिए आप देखिए। बहन जी सारिका जी सुनिए, सारिका जी आप जी, पढ़िए जी, देखिए जी, फिर देखिए जी। क्या हुआ लालचंद जी, हम लोग को लगता था कि कांग्रेस कुछ बदल गई है, कांग्रेस कुछ नए रूप में आएगी, लेकिन ये तो वही कांग्रेस है। भाई मीसा में सारे पत्रकारों को बंद कर देते हैं, अभी भी उनको लग रहा है कि हम सत्ता में। आज भी आप देखे होंगे बहुत सारे एंकरों पे प्रतिबंध लगा देते हैं, बहुत सारे चैनल पर प्रतिबंध लगा देते हैं। तो लालचंद जी, अहम और बहम का इलाज केवल जनता करती है, और मुझे लगता है अहम और बहम का इलाज जनता कर दी है। लालचंद जी, डिबेट में बार बार एक बात होती थी कि भगवान राम का भव्य मंदिर बनने से, जो भव्य राम का मंदिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा बनाया गया है, जो विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी सहयोग करेगा, ठीक है। भारत की संस्कृति को बढ़ाएगा, ठीक लोग है। कहते थे कि उसका कोई आप महत्व नहीं कांग्रेस पर रहेगा। इल्जाम लगा लालचंद रहे जी, हैं कि बड़ी कांग्रेस जिम्मेदारी कितनी से- सुधरी है। हाँ ठीक है, जल्दी लालचंद पूरी जी, कीजिए। बहुत जिम्मेदारी से एक बात कहूंगा। आज कह हमारी लीजिए, बहन कह ने स्वीकार लिया कि केवल और केवल ध्यान करने से पूरी कांग्रेस हाँ। आज पैदल और हाँ। उल्टे पैर चलना शुरू कर दी है। अच्छा, तो ठीक है, आप सोचिए, ठीक है, ठीक भव्य है, राम मंदिर ठीक बनने है। के बाद क्या परिणाम आ रहे होंगे, ये सब लोग जानते हैं, और 4 तारीख को परिणाम आ ठीक, जाएंगे। 4 तारीख का हम चौथी सभी इंतजार हमारी करते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। 4 तारीख को हम सब जुड़ेंगे, फिर करेंगे चर्चा। एहसन सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया, सारिका सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया, विनोद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि इस बार पंजाब का मुकाबला लंबे समय के बाद कैसा 4 कोने का हो गया है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है,